हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। Digimentor Education is India's best platform to prepare for GATE, NTA, UGC, NET and PGT Computer Science। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimentor.com पर विजिट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक रहेगा? तो बेसिकली वी हैव two major topics that we will be doing in this session. The first topic will be your register reference instruction. तो ये पहला टॉपिक रहेगा आपका register reference instructions. So this will hardly take us like 10 minutes to discuss. ठीक है, because इसमें ज़्यादा in depth study करने का कुछ है नहीं, because these things are very very easy. And a second one will be your control unit design. तो हमारे पास कंट्रोल यूनिट का जो डिज़ाइन है हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड विल बी द रिवीजन और यू कैन से द रिव्यू ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो हम ये तीन चीज़ें हैं जो आज कवर करेंगे। सो फ्रॉम दिस थिंग आपका ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ये एक चैप्टर था, सो वी आफ्टर दिस विल बी फिनिशिंग 2 चैप्टर्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एक आपका जो चैप्टर जो फिनिश ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज़ योर मेमोरी मैनेजमेंट विच इज़ योर कैश मेमोरी, एंड दिस वाज द सेकंड चैप्टर विच इज़ योर बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन। तो ये भी आपका फिनिश हो जाएगा। देन योर थर्ड चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, दैट थर्ड चैप्टर विल बी रिगार्डिंग एड्रेसिंग मोड्स। एक तो मुझे एड्रेसिंग मोड्स आपको कवर करना है, दैट विल हार्डली टेक लाइक 30 मिनट्स ऑफ क्लास आफ्टर दिस चैप्टर, बट इसको मैं आई एम गोइंग टू टेक इट एट द एंड। तो एड्रेसिंग मोड जो है उसको सबसे मैं एंड में कवर करूँगा, बिकॉज दैट विल हार्डली टेक लाइक 15 to 20 मिनट्स टू कवर द एड्रेसिंग मोड्स टॉपिक आफ्टर दिस चैप्टर, ठीक है। और जो कल से मैं कवर करूँगा दैट विल बी योर पाइप लाइनिंग, ठीक है। पाइप लाइनिंग का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है PYQs, टुमारो आई विल सेंड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सो फार। सो यू कैन टेक अ टाइम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 week to revise the topic as well as to cover the PYQs, and after the 1 week I'm going to take your doubts regarding this chapter. So this is the plan, ठीक है। तो प्लान क्या है हमारे पास कि हम लोग पाइपलाइनिंग को कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट को कवर करेंगे, अभी वो तो कवर हो ही चुका है। पाइपलाइनिंग को कवर करेंगे इस चैप्टर में, और फिर मोस्टली जो हमारे जो टॉपिक्स है फिर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा। सो इन नेक्स्ट 1 week वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सब्जेक्ट। तो अगले एक हफ्ते में हम इस पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पर फिनिश कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ द प्लान। तो वी हैव सीन वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो मैंने बताया था कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट है, सो इन योर इंस्ट्रक्शन सेट यू हैव 3 kinds ऑफ इंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन is your memory reference instruction. The second instruction was your register reference instruction, and the third instruction is regarding your input as well as your output, or you can say input output reference instructions. तो उसमें से जो आपकी memory reference instructions हैं, we have already covered the memory reference instructions, we have already covered the input output reference instructions. So अभी right now we are covering this register reference instructions, ठीक है। अब देखो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है। मतलब दीज इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू रेफ़र टू अ रजिस्टर। तो ये एक रजिस्टर को रेफ़र करती हैं टू परफॉर्म द वर्क। तो जो इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूशन साइकिल है, सो इन योर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, so in your instruction execution cycle, what are the phases? The first phase is your fetch, the second phase is your decode, the third phase is find the effective address. So basically this effective address is a meanwhile it is not exactly officially a third phase, because officially जो third phase है वो आपका execution होता है। So but this is a meanwhile phase जो decode और execution के बीच में है, and then we are going to perform this execution of instruction, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो fetch phase है, this fetch phase will take 2 clock cycles, that is T0 as well as T1, and this decode phase will take 1 clock cycle, that is T2. अब होता क्या है कि जब आप मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, इन योर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस ऑल ऑफ दीज फेजेस वी हैव टू एग्जीक्यूट। ये सभी फेजेस जो है वो यहाँ पर हमें एग्जीक्यूट करने होते हैं फॉर अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस भी होगा, सो डिपेंड्स कि आपका वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है या फिर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, बट अगेन इन कैन से कि
आपकी जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं वी हैव टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ दीज फेज, और जो आपकी फास्टेस्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है दैट विल बी फिनिश्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 6 clock cycles. So this is done mostly for direct instructions. We execute it in clock cycle number 3, right? So T4 यहाँ पर stall होती है for indirect instructions. We execute in clock cycle number T3 and T4, and this execution phase generally take T5 and T6. तो generally ऐसा कुछ हमारे पास रहता है. So जितनी भी आपकी memory reference instructions है, most of these memory reference instructions takes 6 clock cycles to 7 clock cycles to execute. तो यहाँ पर जनरली आपके पास 6 से लेकर 7 क्लॉक साइकिल्स हमें लगती है एग्जीक्यूट करने के लिए. लेकिन रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में हमें इफेक्टिव एड्रेस इवैल्यूएट नहीं करना, बिकॉज आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ऑलरेडी इफेक्टिव एड्रेस दिया होगा. जनरली इन योर कंप्यूटर यू ऑलरेडी हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ रजिस्टर्स. जैसे आपके पास 6 to 7 रजिस्टर्स हैं, दैट इज़ योर एक्यूमुलेटर, यू हैव एड्रेस रजिस्टर, यू हैव टेम्परेरी रजिस्टर, यू हैव डेटा रजिस्टर, करेक्ट. तो इस तरीके से आपके पास फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, करेक्ट. तो इस तरीके से आपके पास जो रजिस्टर्स हैं ये ऑलरेडी हो कि कितने रजिस्टर्स आपके पास हैं. सो नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड. तो जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम डायरेक्टली रजिस्टर का नाम दे सकते हैं. जैसे अगर हम बोलते हैं CLA मीन्स इट इज़ अ क्लियर एक्यूमुलेटर, क्लियर एक्यूमुलेटर. अगर हमें एक्यूमुलेटर को क्लियर करना है, सो हियर आई डू नॉट रियली हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस. इफेक्टिव एड्रेस हमें कब कैलकुलेट करना पड़ता था, जब हमारे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस थी. सो मोस्टली इन योर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस. लेकिन रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट नहीं करना. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू एलिमिनेट दिस फेज इन रजिस्टर रेफरेंस. तो रजिस्टर रेफरेंस में ये जो पूरा फेज है ये यहाँ पर नहीं होगा. That means I'm going to just do fetch, I'm going to do decode, and I'm going to do execute. I'm not going to perform the effective address. I'm not going to find out the effective address here. ठीक है. So that is why mostly अगर आपको register reference instruction में ये effective address वाला phase execute नहीं करना है, because you do not have to execute this phase, that means your register reference instruction can be executed at the time clock number T3 और एट मैक्सिमम टाइम क्लॉक नंबर T4. जनरली जो है T3 टाइम क्लॉक पे आपकी जो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. सो यू कैन से दीज रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट. इनको कितना टाइम लगेगा? 4 to 5 क्लॉक साइकिल्स. और मेमोरी रेफरेंस को 6 to 7 क्लॉक साइकिल्स. So because register reference instructions are taking less number of clock cycles to execute, so obviously you can say कि जो आपकी register reference instructions हैं they are much faster as compared to your memory reference instructions. ये memory reference instructions से बहुत ज़्यादा fast है जितनी भी register reference instructions है, because we do not have to calculate the effective address here. Okay, I hope this much is clear. इतना आप सभी के साथ यहाँ पर clear होगा. Okay, तो let us first go back. तो सबसे पहले हम लोग सभी इंस्ट्रक्शंस की फुल फॉर्म चेक करते हैं दोबारा से. हियर ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस आर योर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस. कौन कौन सी हैं? सो बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू नीड दिस वाइल डूइंग द क्वेश्चंस. तो पहली जो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट इज़ योर CLA मीन्स क्लियर द एक्यूमुलेटर. सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज़ CLE दैट इज़ क्लियर E क्या था इफ़ यू रिमेंबर इट? तो जो आपके पास ALU था, इन योर ALU यू हैव अ स्मॉल बिट जिसको मैं फ्लैग भी बोलता था, बट जनरली दिस इज़ काइंड ऑफ अ ओवरफ्लो बिट जहाँ पर हम ओवरफ्लो वैल्यू को स्टोर करते हैं. जैसे यू हैव सम कैरी एंड कैरी बाय परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन, तो उसको हम E के अंदर स्टोर करते थे, राइट. सो हियर दिस E इज़ देयर विद द ALU, राइट. और ALU के साथ क्या कनेक्ट होता है यहाँ पर? एक्यूमुलेटर, करेक्ट. तो राइट, सो हियर CLA मीन्स इट इज़ क्लियर एक्यूमुलेटर, CLE मीन्स क्लियर E, CMA मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो. ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ हैं? सो जो भी वैल्यूज़ आई डोंट नो क्या वैल्यू स्टोर है, राइट. ठीक है, सो आई थिंक एक्यूमुलेटर में इस समय पर हमारे प्यारा फ्रेंड कहाँ गया, मेरा प्यारा दोस्त शुभम, राइट. सो शुभम की गर्लफ्रेंड का जो नंबर है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर है. सो जनरली इफ़ आई एग्जीक्यूट द CLE इंस्ट्रक्शंस, आई मीन CLA इंस्ट्रक्शन, तो शुभम की गर्लफ्रेंड का जो नंबर है वो एक्यूमुलेटर से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो हियर वी हैव CME विच इज़ कॉम्प्लीमेंट E. तो यहाँ पर अगर E की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे 0 के अंदर. ओके, नेक्स्ट CIR.
CIR इज सर्कुलेट, राइट, AC एंड E। तो यहाँ पर क्या देखो CIR जो है ना, दिस CIR, तो जनरली यू कैन सी CIR मीन्स क्लियर रजिस्टर, बट क्लियर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, बट ये क्लियर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नहीं है, यह सर्कुलेट, राइट, AC एंड E, मतलब इनकी वैल्यूज़ को हम सर्कुलेट करेंगे और राइट साइड की तरफ सर्कुलेट करेंगे इन दिस मैनर, राइट। तो इस तरीके से, करेक्ट। फिर आपके पास आता है CIL, दैट इज सर्कुलेट, लेफ्ट, AC एंड E, इनकी वैल्यू को लेफ्ट को सर्कुलेट करें। INC मीन्स इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, SPA मीन्स skip next instruction if accumulator is positive. So basically here this is a conditional statement, यानी कि हम एक कंडीशन को चेक करेंगे कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है। अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू पॉजिटिव है देन वी आर गोइंग टू स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। SA मीन्स skip next instruction if AC is negative. SZA means skip next instruction if AC is 0. SZE means skip next instruction if E is 0. HLT means halt computer. अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग यहाँ पर, जैसे ये जो हेक्साडेसिमल कोड है ये यहाँ पर गिवन है, करेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है यू हैव अ टोटल ऑफ 16 बिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पूरी इंस्ट्रक्शन का साइज़ कितना आपके पास 16 बिट फ्रॉम हियर टू हियर। और इस 16 बिट के अंदर इफ़ आई चेंज इट टू हेक्साडेसिमल, तो 16 बिट को हम 4 निबल्स में इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो फर्स्ट वैल्यू है दिस इज 7, राइट, दिस वैल्यू इज 8, दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस वैल्यू इज 0। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। 7 का मतलब है हियर क्या हम क्या स्टोर करेंगे 0 1 1 1। 8 का मतलब दिस इज 1 0 0 0 एंड हियर वी आर गोइंग टू हैव ऑल जीरोज लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट वैल्यू इन द इंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये कंप्लीट आपकी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एंड दिस विल बी होल्डेड बाय योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू वाज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग वेदर इट इज़ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन और वेदर इट इज़ अ नॉट अ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अगर ये वैल्यू यहाँ पर 0 है राइट नाउ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों बिट्स अगर 1 1 है, इफ ऑल ऑफ दीज 3 बिट्स आर 1 1 1 एंड दिस वैल्यू इज 0, दैट मीन्स इट इज़ अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अगर ये तीनों बिट यहाँ पर 1 1 1 है एंड दिस वैल्यू हियर इज ऑल्सो 1, दैट मीन्स इट इज़ अ IO इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब था कि ये आपकी एक IO इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो बेसिकली ये जितनी भी बिट आपके पास बची हैं, वट एवर बिट्स यू हैव, ये सभी जो बिट्स आपके पास बची है, हमने कितने इंस्ट्रक्शंस आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इन सभी बिट्स के लिए ये सभी कितनी बिट्स हैं आपके पास, टोटल 12 बिट्स हैं। ये सभी आपके पास 12 बिट्स है। तो हमने हर एक बिट को चूज़ कर लिया एक तरह की इंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे इसको हमने चूज़ कर लिया CLA के लिए, इसको हमने चूज़ कर लिया CLE के लिए, इसको हमने चूज़ कर लिया CMA के लिए, राइट। उसी तरीके से इसको हमने चूज़ किया HLT यानी कि हॉल्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। तो बेसिकली आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये टोटल आपका 16 बिट है, राइट, दिस इज़ योर एंटायर 16 बिट। तो इस 16 बिट में हमारे पास सबसे पहली बिट है यहाँ पर I, उसके बाद आपकी तीनों बिट जो है 1 1 1 होगी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के लिए। उसके बाद जितनी भी सभी बिट है आई कैन से दैट दिस इज़ बिट 11, दिस इज़ बिट 10, दिस इज़ बिट 9, दिस इज़ बिट 8 अप टू सो ऑन, दिस इज़ बिट नंबर 0। तो जो बिट 11 है इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्यूमुलेटर, बिट 10 इज़ एसोसिएटेड विद CLE दैट इज़ क्लियर E, bit 9 is associated with this instruction, bit 8 is associated with this instruction। यानी कि अगर इस बिट की वैल्यू 1 है और बाकी सभी बिट्स अगर 0 है यहाँ पर, सो दैट मीन्स दैट कैन आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज़, ये कौन सी तरह की इंस्ट्रक्शन है हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब अगर आप यहाँ पर वापस जाएंगे, सो हियर इफ़ यू गो बैक हियर, तो हमने क्या किया कि इन सभी बिट को हमने नेमिंग की है। सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ दीज बिट्स, ठीक है। सभी बिट्स को जो हमने नंबरिंग की थी, राइट, आई टोल्ड यू कि जो बिट्स हैं आपके पास दिस इज़ योर टोटल कंप्लीट सेट, और इसके अंदर दिस इज़ योर बिट 11, दिस इज़ बिट 10, दिस इज़ बिट 9, बिट 8 एंड सो ऑन। तो अगर हम CLA की बात करते हैं, क्लियर एक्यूमुलेटर, तो हमने क्लियर एक्यूमुलेटर में बिट 11 को यूज़ किया है, और साथ साथ में ये आपके पास R है। R मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू मीन बाय R, ठीक है। R इफ़ यू ऑलरेडी रिमेंबर कि R का मतलब क्या है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ R, R मीन्स इट वाज, सो इफ़ यू रिमेंबर इट, तो आपको याद होगा कि मैंने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में, राइट,
so we have taken R here, right? Interrupt on or off. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, but we have done here is कि ये स्मॉल आर है, बाय द वे इट इज़ नॉट द सेम आर, तो ये सेम आर नहीं है, दिस इज़ स्मॉल आर, इट इज़ नॉट दैट वन, तो वो इन्होंने उसको यूज़ नहीं किया. बट दे आर ट्राइंग टू से हियर इज़ कि देखो वो कैपिटल आर था, सो कैपिटल आर वॉज योर इंटरप्ट, कि इंटरप्ट एनेबल है या इंटरप्ट के लिए था कैपिटल आर, बट दिस इज़ अ स्मॉल आर, इट इज़ नॉट फॉर इंटरप्ट. तो ये सबसे पहली मिस्टेक है जो आपने यहाँ पर की. तो पहली चीज़ आइडेंटिफाई करो एग्जाम में कि क्या टर्मिनोलॉजी को यूज़ करें, इफ़ दे आर यूजिंग अ स्मॉल आर, इफ़ दे आर यूजिंग अ कैपिटल आर, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, राइट. सो जस्ट लाइक आई हैव डन दिस स्मॉल मिस्टेक. और दूसरा ये है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर गिवन है, क्या लिखा है यहाँ पर, D7 I कॉम्प्लीमेंट एंड T3, D7 I कॉम्प्लीमेंट एंड T3, उसको हमने स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट किया है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास टोटल 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, ये टोटल जो आपकी 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, इस टोटल 16 बिट की इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर जो ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज़ D7, राइट. D7 का मतलब क्या है कि दिस वैल्यू विल बी 0 1 1 1, ठीक है. क्या है आपके पास 0 1 1 1, तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास D7 है, दिस रिप्रेजेंटिंग योर D7, ओके. दूसरा जो I कॉम्प्लीमेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय I कॉम्प्लीमेंट, I कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये जो वैल्यू 0, ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 है, मतलब ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, I को, राइट. सो इफ़ आई राइट I कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये वैल्यू 0 है. एंड T3 मीन्स इट इज़ योर थर्ड क्लॉक साइकिल. T3 का मतलब है कि थर्ड क्लॉक साइकिल है, बिकॉज इन द क्लॉक साइकिल नंबर 0 1 एंड 2, इन 3 क्लॉक साइकिल्स के अंदर यू आर गोइंग टू परफॉर्म फेच एंड डिकोड. एंड हियर इन क्लॉक साइकिल नंबर 3, तो जो आपकी 3 क्लॉक साइकिल नंबर 3 मतलब इट इज़ अ फोर्थ क्लॉक साइकिल, तो दिस इज एक्चुअली इट इज़ अ फोर्थ क्लॉक साइकिल, आई शुड से ऑफिशियली. तो ये क्लॉक साइकिल कौन सी है आपकी ऑफिशियली, दिस इज़ योर फोर्थ क्लॉक साइकिल, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव क्लॉक साइकिल नंबर T0, T1 एंड T2. तो T0 और T1 वी आर गोइंग टू टेक देम फॉर फेच, T2 वी आर गोइंग टू टेक इट फॉर डिकोड, और जो T3 है यहाँ पर, सो दिस T3 विल बी यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन. T3 जो है क्लॉक साइकिल नंबर 3 जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होगी, इट विल बी यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ यू चेक इट हियर, तो जो भी आपकी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, इन योर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, all of these 3 bits are going to represent a value 7, so that is why this is D7. D7 was the 7th output of the decoder. अगर आपको याद हो, if you remember it, तो हम इन सभी को हम एक डिकोडर के अंदर देते हैं. दिस इज़ अ डिकोडर and this decoder is going to have outputs from D0, D1 up to so on D7. तो अगर हमारे पास डिकोडर का जो 7th आउटपुट है, राइट, आई मीन D7 अगर एक्टिव है और साथ साथ में अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर I है और हमारी थर्ड क्लॉक साइकिल में है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है. दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से बाय दिस, राइट. इतना सभी के साथ क्लियर है कि व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेटमेंट. देखो छोटी छोटी स्टेटमेंट को समझना है ना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इवन अ स्मॉल स्टेटमेंट्स लाइक दिस, राइट. मैं फिर से आपको बताता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है D7 I कॉम्प्लीमेंट T3, इसका कहने का मतलब है कि जो आपका डिकोडर है, डिकोडर में D7 एक्टिव है, यहाँ पर I कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो वैल्यू है ये 0 है, और थर्ड T3 मतलब अभी आपकी थर्ड क्लॉक साइकिल है, यानी कि अब आप एग्जीक्यूशन फेज में है. तो यानी कि अगर ये तीनों चीज़ें वैलिड है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के अंदर हैं इस समय पर. वी आर करंटली एट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. तो इसको अगर आप चेक करेंगे, सो इफ़ यू राइट इट हियर लाइक दिस, D7 I कॉम्प्लीमेंट एंड T3, सो ये क्या है, ये हमारे पास एंड गेट परफॉर्म कर रहा है. दिस इज एन एंड गेट. सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि ये आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन है, राइट. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर 16 बिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है. इस 16 बिट इंस्ट्रक्शन में दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग 0, हियर वी हैव 3 बिट्स एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर देयर. तो इन 3 बिट्स के साथ हम इसको देंगे डिकोडर के पास, राइट. सो दिस इज decoder which is your 3x8 decoder, and here we are going to have total 8 outputs, right. तो यहाँ पर this is D0, this is D1, this is D2 and this is representing your D7. तो हमने क्या करना है कि we are going to take this bit, हम इसको परफॉर्म करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. we are going to take this D7, ठीक है, and we are going to take the timing signal. तो आपका यहाँ पर जो सीक्वेंस काउंटर था, so with this sequence counter we have
यूज्ड अ डिकोडर, ठीक है, और इस डिकोडर में हमारे पास जो टाइमिंग क्लॉक है T0, T1, T2 और ये जो है टाइमिंग क्लॉक नंबर 3, तो इस टाइमिंग क्लॉक नंबर 3 को लेंगे और इन तीनों के बीच में वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एंड ऑपरेशन। अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इसका अगर जो आउटपुट है, इफ़ दिस आउटपुट इज़ 1, दैट मीन्स इट इज़ अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अगर ये वाला आउटपुट 1 है तो इसका मतलब है कि ये एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। अगर ये वाला आउटपुट 1 नहीं है तो इसका मतलब है ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन नहीं है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब हमें पता करना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है रजिस्टर रेफरेंस में, कौन सी है, वेदर इट इज़ अ क्लियर एक्यूमुलेटर, वेदर इट इज़ अ क्लियर ई, वेदर इट इज़ CMA एंड सो ऑन, कौन सी इंस्ट्रक्शन है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर क्लियर एक्यूमुलेटर में वी आर गोइंग टू टेक B11 बिट, राइट। तो यहाँ पर कितने बिट है हमारे पास, B11, वी आर हैविंग B10, वी आर हैविंग B9, B8, B7, B6 अप टू सो ऑन, वी आर गोइंग टू हैव B0। तो हम लोग यहाँ से B11 बिट को लेंगे, राइट। तो हम लोग B11 बिट को लेंगे यहाँ पर, ओके। और हम लोग इस AND गेट का जो रिजल्ट है इसको लेंगे और यहाँ से जो आपके पास AND गेट आएगा, इस AND गेट का जो भी आउटपुट होगा, दिस आउटपुट विल बी 1 ओनली व्हेन वी हैव क्लियर एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन। इफ़ यू हैव CLA इंस्ट्रक्शन तभी ये आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज ये आउटपुट 1 नहीं होगा। तो उसके बाद जो भी आपके पास एक्यूमुलेटर है, जिस बिकॉज एक्यूमुलेटर इज़ अ रजिस्टर, तो इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में यू हैव 3 थिंग्स। 1 इज़ योर क्लियर, सेकेंड इज़ योर लोड एंड थर्ड, सेकेंड क्या होता है आपके पास, लोड, और तीसरा क्या है यहाँ पर आपके पास, द थर्ड थिंग हियर इज़ योर if I forgot, so we have clear, load and complement you can say, right। तो I don't really remember it कि क्या वैल्यू थी। हम लोग क्या रखते हैं रजिस्टर के अंदर, we have clear, load और reset और something ऐसा कुछ होता है ना, if I just think I forgot it। तो इंक्रीमेंट, yes absolutely right। तो हमारे पास यहाँ पर जनरली होता है क्लियर, लोड और इंक्रीमेंट। सो दिस इज़ INC, तो क्लियर, लोड और इंक्रीमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस केस में ये जो आपके पास यहाँ से बिट आई है, दिस बिट, वी आर गोइंग टू टेक इट एंड वी आर गोइंग टू गिव दिस टू क्लियर इनपुट हियर। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्लियर के साथ कनेक्ट कर देंगे एंड दिस विल बी द डिज़ाइन ऑफ एंटायर इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से इस इंस्ट्रक्शन को हम हार्डवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी के साथ, राइट। सो इन दिस मैनर आई कैन एग्जीक्यूट दिस CLA इंस्ट्रक्शन। इस तरीके से हम CLA इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से जो आपके पास E एक रजिस्टर है, सो बेस्ड ऑन दिस सेकेंड बिट, तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक दिस वैल्यू हियर, करेक्ट, एंड बेस्ड ऑन दिस बिट आई एम गोइंग टू परफॉर्म एन AND गेट, और उस AND गेट की बेसिस पर हम E की वैल्यू को क्लियर करेंगे। ओके, देखो नॉट गेट क्यों यूज़ किया, देखो यहाँ पर आपके पास I कॉम्प्लीमेंट है। I कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर ये वाली जो वैल्यू है I की, अगर ये वैल्यू 0 होगी देन ओनली दिस वैल्यू विल बी 1, अदरवाइज ये वाली वैल्यू जो है ये यहाँ से 1 नहीं होगी। अगर ये वाली वैल्यू 1 है देन दिस नॉट गेट विल चेंज इट टू 0, राइट। अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ऑपरेशन है ये आपका ऑपरेशन है इनपुट आउटपुट रेफरेंस। अगर ये वैल्यू I की वैल्यू 0 है देन ओनली दिस इज़ अ रजिस्टर रेफरेंस ऑपरेशन। तो उस केस में ये जो आपका नॉट गेट है वो इसकी वैल्यू को 1 चेंज करेगा 0 से, एंड देन दिस AND गेट कैन वर्क। तो बेसिकली ये जो है AND गेट इसकी वैल्यू से ऐसे काम करता है। क्लियर है सभी के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बिकॉज क्लियर एक्यूमुलेटर जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर ऑलरेडी एड्रेस गिवन है, तो यानी कि थर्ड क्लॉक साइकिल पे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आई मीन T3 पर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली 4th क्लॉक साइकिल। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू को 0 सेट कर देंगे। और एक और चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को 0 कब सेट करेंगे, जब हमारे पास R है, यानी कि इस आउटपुट को लेकर हम लोग इस आउटपुट को अपने सीक्वेंस काउंटर पे दे सकते हैं, ताकि हम सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को रीसेट करें एट दिस, बिकॉज उस क्लॉक साइकिल पे तो ऑब्वियसली जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। तो ये जो R की वैल्यू है, आई कैन टेक द वैल्यू ऑफ R टू मेक द सीक्वेंस काउंटर एज 0। अगर आपके पास CLA है तो दिस विल बी डन, राइट। CLE है देन आई कैन टेक दिस 10th बिट, CMA है देन आई कैन टेक दिस 9th बिट। तो बेसिकली करना क्या है कि मुझे इस आउटपुट को लेना है, 9th बिट को लेना है, एंड आई कैन परफॉर्म एन AND गेट एंड अकॉर्डिंगली आई कैन परफॉर्म माई ऑपरेशन। तो इस तरीके से इन सभी ऑपरेशन को यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है। सो बेसिकली परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशन इज मच ईजियर एज कम्पेयर टू परफॉर्मिंग द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस।
ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप इन सभी का एक इंडिविजुअल लॉजिक भी चेकआउट कर सकते हैं। आई एम नॉट कवरिंग इट इन लॉट ऑफ डेप्थ, बट आप इन सभी को चेकआउट कर सकते हैं बुक के अंदर कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके देखो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमने इसको आर में इसको सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को 0 क्यों सेट किया कि जब भी आप किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन यू हैव टू मेक द सीक्वेंस काउंटर 0 अगेन, मतलब आपको दोबारा से T0 इंस्ट्रक्शन के साथ स्टार्ट करना है सो दैट यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो लेट मी ऑल्सो गो बैक हियर एंड लेट मी ऑल्सो शो यू। देखो यहाँ पर हमने जो आपकी इंस्ट्रक्शन थी, राइट, इफ़ यू चेक आउट दिस मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में जब भी आप एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हियर वी मेक द सीक्वेंस काउंटर एज 0। तो ये हमने हर एक ऑपरेशन में किया है। इवन वी हैव डन IO इंस्ट्रक्शंस, इवन वी हैव डन दिस मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इन सभी इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमें सीक्वेंस काउंटर, सभी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वी हैव टू मेक द वैल्यू ऑफ सीक्वेंस काउंटर एज 0। आप सभी में चेक कर सकते हो, वी हैव क्रिएटेड दिस वैल्यू ऑफ सीक्वेंस काउंटर एज 0 आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन, बिकॉज एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें दोबारा से T0 से स्टार्ट करना है ताकि हम अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, सो यू हैव टू रीस्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर, इतना आप सभी के साथ क्लियर होगा। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो चेक एनी ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप चेक कर सकते हो एंड यू कैन सी कि जैसे ये SPA इंस्ट्रक्शन है, सो हियर चेकिंग कि अगर आपकी एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है देन इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो इट इज़ अ इफ एल्स कंडीशन। इफ़ यू हैव SNA, तो यानी कि अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 है तो उस केस में इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर। SZA एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है तो डू दिस, बट डिफरेंस क्या होगा, तो बेसिकली यू हैव टू गो बैक हियर कि SNA और SZA में डिफरेंस क्या है। तो सो यू कैन सी SNA मीन्स स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एक्यूमुलेटर इज नेगेटिव एंड SZA मीन्स स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एक्यूमुलेटर इज 0, SZ इज स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ E इज 0, तो इसमें E जो है वो 0 है। सो हियर वी हैव टू चेक E एंड हियर वी हैव टू सेट एक्यूमुलेटर। ओके, so in memory reference instruction we use 0 to 11 bit for addresses, absolutely right. In register we use reference the references we used for IR. No, in register reference instructions जो आपकी 0 से लेकर 11 बिट है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं कि इसमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन है, विच ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, वेदर इट इज़ अ एक्यूमुलेटर, वेदर इट इज़ अ E और वट एवर काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज़। तो हमारे पास बेसिकली वो 11 मतलब 12 बिट्स हैं और यहाँ पर आपके पास सिर्फ 9 ऑपरेशंस है। सो बेसिकली आई कैन यूज़ 1 डेडिकेटेड बिट फॉर ईच ऑफ दिस ऑपरेशन। हर एक ऑपरेशन के लिए मैं एक डेडिकेटेड बिट का यूज़ कर सकता हूँ। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड, आप सभी के साथ ये क्लियर होगा। दिस टॉपिक वॉज इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारा जो बेसिक कंप्यूटर है उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, दिस कॉम्प्लेक्सिटीज़ बेसिकली काइंड ऑफ इंक्रीजेज इफ़ यू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर। जितना ज़्यादा कंप्यूटर्स को आप फास्ट बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होंगी। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ डिज़ाइन जो आज से बहुत साल पहले यानी कि 1950s और 1960s में इस तरह का कंप्यूटर डिज़ाइन किया था हमने। सो दैट तो जो चीज़ें हम लोग इस समय पर बुक में पढ़ रहे हैं दिस इज़ लाइक 1950s और 1960s। तो अब से लगभग 50 to 60 ईयर्स एगो दिस थिंग वाज डन। और पिछले 50 सालों में वी हैव डन लॉट ऑफ प्रोग्रेस और इस समय पर हमारे पास बहुत लेटेस्ट प्रोसेसर्स है, वी हैव लॉट ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मदरबोर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस सर्किट के लिए आपको बहुत बड़ा मदरबोर्ड नहीं चाहिए, बट राइट नाउ वी हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड मदरबोर्ड्स और उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ वाई यू सी कि आपकी जो कंप्यूटर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो यानी कि अब आप इतना समझ सकते हो कि आपकी बीटेक में आपको क्या पढ़ाया जाता है। कैन यू इमेजिन कि आपकी बीटेक में आपको क्या पढ़ाया जाता है? बिकॉज जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पर मोस्टली इन बीटेक इन एंटायर कंट्री, इन एंटायर पूरे देश के अंदर, तो डिफरेंस क्या है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एंड इफ़ यू गो टू लाइक अदर कंट्रीज़, तो दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पर दे फोकस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्लस उनके पास एक एक फ्रीडम होती है दैट दे कैन रिवाइज their syllabus according to the need, according to the demand. तो डिफरेंस क्या है? देखो एक सिंपल सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जनरली क्या होता है कि जो आपके पास IITs हैं इंडिया में,
तो IITs में उनको सिलेबस, किसी एक IIT में किसी एक कोर्स के लिए उनको सिलेबस या टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स कुछ भी चेंज करने के लिए, पूरा पैटर्न चेंज करने के लिए, दे डू नॉट हैव टू टेक एनीवन एल्सेस परमिशन. उनको बेसिकली अपनी नीड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग दे चेंज द एंटायर सिलेबस, दे चेंज द एंटायर पैटर्न. लेकिन जनरली जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पूरी कंट्री में लगभग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सेम पैटर्न को ही फॉलो करती हैं. और ज़्यादातर जो आपका सिलेबस है, जो हम लोग अपनी बीटेक में पढ़ते हैं, ये सभी 40 to 50 ईयर्स ओल्ड हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं. दिस इज़ लाइक सम ऑफ द टॉपिक्स आर लाइक 40 to 50 ईयर्स ओल्ड. बट इसका मतलब मेन आइडिया क्या है कि मेन आइडिया ये है आपकी बीटेक का कि उसमें आपको ये समझाया जाए कि जो बेसिक कंप्यूटर है वो कैसे बना और वो कैसे काम करता है. अब उसके बाद जो चीज़ें आपको करनी है, एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस, वो सभी आप इंडस्ट्रीज़ में अपने एक्सपीरियंसेस के दौरान आप सीखते हैं. सो इन योर इंडस्ट्रीज़, इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, राइट, जैसे मे बी आप बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, नॉट लाइक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक इन्फोसिस एंड ऑल, बिकॉज इन्फोसिस इज़ बेसिकली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री. लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर उन सब की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं. सो यू लर्न अबाउट जॉब रेडी स्किल्स इन जॉब ओनली. बट बीटेक में आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया जाता है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती. तो ये सभी चीज़ें एक बेसिक आइडिया है कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग बीटेक के अंदर पढ़ते हैं. तो हमारा जो सिलेबस है ना, इट इज़ नॉट वेरी, मतलब आपका जो सिलेबस है जो आप बीटेक के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट लाइक वेरी एडवांस्ड सिलेबस. वो बहुत बेसिक सिलेबस पढ़ते हैं. तो अगर आपको प्लेसमेंट्स लेनी है, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर प्लेसमेंट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो जिन लोगों को प्लेसमेंट लेनी है अच्छी कंपनी के अंदर, राइट, गुड कंपनीज, राइट, गुड कंपनीज मतलब बड़ी कंपनीज जहाँ पर आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा. सो दैट मीन्स यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ विद द स्किल्स जो कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती. अपग्रेड द स्किल्स जो कॉलेजेस में नहीं करवाई जाती किसी भी हालत में. तो उस केस में आपको बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे यू कैन गो फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो. यू कैन गो विद सम सिस्टम डिज़ाइंस, राइट, कि मल्टीपल जो हाई एंड सिस्टम्स हैं, जैसे व्हाट्सएप एक सिस्टम है, राइट, इनको कैसे हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, एंड यू कैन गो विद लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. तो जितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड आपके लिए. तो बेसिकली आपकी सिर्फ बीटेक के करिकुलम से आपको अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं मिलेगी. आपकी MCA बीटेक के करिकुलम से यू आर नॉट गोइंग टू गेट प्लेस्ड. अगेन आई एम राइटिंग बिकॉज इंडस्ट्री में चीज़ें यूज़ ही नहीं होती है, राइट. तो यू विल नॉट गेट प्लेस्ड, नो प्लेसमेंट. ठीक है, नो बिग प्लेसमेंट, नो प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ योर करिकुलम जो आप कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं. सो अगर आपको जॉब नहीं मिलती, ऑब्वियसली दैट इज़ योर फॉल्ट, बिकॉज एक आपका फॉल्ट भी है, एक कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट भी है. बिकॉज आपको ये समझना है कि एक्चुअल में इंडस्ट्रीज़ में इस समय पर क्या चीज़ें यूज़ होती है. ऑब्वियसली ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं होती, ये सब एक बेसिक आइडिया है. तो आपको अपनी डिग्री के साथ साथ एक कंप्लीट आइडिया लेना है. यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स जो हमारी बीटेक वगैरह में अवेलेबल नहीं है. ठीक है, अब सो सॉरी. तो ये सभी चीज़ें आनी ही चाहिए और इन सभी चीज़ों के साथ आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे. दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर यू. ठीक है, सो यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स. दिस इज़ समथिंग, दिस यू हैव टू वर्क ऑन इट. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस, कि आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती है. तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. आई मीन रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाउ these instructions get executed, तो you can check it. ठीक है.